गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपका एंटोमोलॉजी का जो एंटो 321 मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है ना, इसमें हम पढ़ रहे थे हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में पढ़ रहे थे, मधुमक्खी के बारे में। इसमें हमने इसकी स्पीसीज़ के बारे में स्टडी कर ली, इसकी बायोलॉजी के बारे में अपने पढ़ लिया, इसकी कास्ट्स के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी कास्ट होती है, क्या क्या काम होता है, उनके वर्क के बारे में। फिर हमने इसके मॉडर्न मेथड के बारे में बात कर ली, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एपीकल्चर है ना, कि कैसे इसको मॉडर्न तरीके से पाला जाता है, कौन सा बॉक्स होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट जो है वो क्या काम आता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले देखिए बी पास्चुरेज। बी पास्चुरेज के बारे में पढ़ेंगे कि चारागाह क्या होता है, सीजनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर अलग अलग सीजन हो, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, सर्दी ऋतु है, बसंत ऋतु है या शीत ऋतु है, उस समय क्या है इनको अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है इनका, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फॉरेजिंग के बारे में, चारीकरण क्या होता है, जब हनी बी जो है बाहर से फूड वगैरह लेने जाती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेजिंग, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, संदेश साधन, यानी कि मधुमक्खी जो है आपस में किस तरीके से वो जो है आदान प्रदान करती है, यानी कि किस लैंग्वेज में बातें करती है, कैसे वो एक जो बी है वो दूसरी बी को गाइड करती है कि उन्हें क्या करना है, किस तरफ जाना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बी पास्चुरेज से। बी पास्चुरेज, चारागाह। चारागाह का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, हनी बी को छोड़ दो आप, तो जहाँ पे चारा होता है पशुओं के लिए उसको क्या बोलते हैं, चारागाह। तो सेम कंडीशन इसके अंदर है कि वे प्लांट या वो जगह जहाँ से हनी बी को पोलन और नेक्टर, इसका फूड क्या होता है, मेनली बात करें हनी बी का, तो ये एक तो पोलन कलेक्ट करती है और इसके साथ साथ ये जो नेक्टर है उसको कलेक्ट करती है ना, यानी कि पराग और मकरंद इनको कलेक्ट करती है। तो ये क्या होता है, इनका भोजन होता है, ये फूड होता है। तो वे प्लांट या वो जगह जहाँ से मधुमक्खी पोलन और नेक्टर इकट्ठा करती है उस जगह को क्या बोलते हैं, पास्चुरेज, चारागाह। ठीक है। अब ये चारागाह जो है नॉर्मली अगर बात करें तो इनका जो फूड की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी फ्लावर्स होते हैं क्रॉप्स के, उनसे क्या करते हैं ये पोलन और नेक्टर जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें नेचुरल, और आर्टिफिशियली भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हम इनको बॉक्स में रख के रेयरिंग करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कुछ क्रॉप्स होती है जिनसे इनको पोलन और नेक्टर मिलता है, कुछ फ्रूट ट्रीज होती है, फल वाले पौधे होते हैं जिनसे इनको पोलन और नेक्टर मिलता है, और कुछ अदर प्लांट्स होते हैं जिनसे भी ये क्या है नेक्टर और पोलन जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक है। अब ये स्पीसीज़ के आधार पे और क्रॉप के आधार पे अलग अलग होता है। मेनली अगर बात करें तो हनी बी वो सारे फ्लावर्स जिनके अंदर नेक्टर और पोलन होता है, प्लस क्या होता है उसमें 30 to 50% तक शुगर होती है, यानी कि 30 to 50% तक शुगर होती है। उन प्लांट्स को या उन फ्लावर्स को ये ज़्यादा प्रेफर करती है, उन जो फ्लावर है वहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, नेक्टर और पोलन इकट्ठा करती है। कई बार क्या होता है कि प्लांट के अंदर शुगर भी प्रॉपर होती है और फ्लावर भी अच्छे होते हैं, उनसे हनी भी निकल सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो जो फ्लावर है उनका सेंट्रल पोर्शन जो वो बहुत गहरा या फिर अंदर की तरफ होता है, यानी कि हनी बी जो है वहाँ तक पहुँच के या अपनी जीभ से जो है वहाँ से नेक्टर वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो इनके काम के नहीं होते। मेनली क्या है, वो सारे फ्लावर्स जिनमें नेक्टर और पोलन पाए जाते हैं प्लस 30 to 50% शुगर, वो उनको ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे पोलन मिलते हैं, यानी कि पराग मिलते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे नेक्टर मिलते हैं या फिर मकरंद मिलता है, कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसे भी होती है जिससे ये दोनों एक साथ मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करिए फ्लावर, तो मैंने आपको बता दिया कि
कौन से भाग से ये इकट्ठा करते हैं? फ्लावर से। ठीक है, ये तो होगी नेचुरल कंडीशन में। अगर मान लीजिए क्या होता है कि कई बार वो क्रॉप जो है जिससे ये फ्लावर वगैरह, जिसके फ्लावर से ये मकरंद वगैरह कलेक्ट करती है, वो फील्ड में नहीं होती, यानी कि ऑफ सीजन जब होता है उस समय क्या करते हैं, इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डाइट देते हैं। आर्टिफिशियल जो है इनको भोजन खिलाया जाता है, वो अलग अलग जो है मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये आर्टिफिशियल भोजन भी इनको प्रोवाइड करवाना पड़ता है बहुत बार। नेचुरली अगर बात करें तो देखिए क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो क्रॉप्स के अंदर जनरली जो क्रॉप है जैसे मस्टर्ड होगी, यानी कि सरसों होगी, इसके अलावा मेज, मक्का हो गया, सोरगम, अरहर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनसे हनी बी क्या करती है, पोलन और नेक्टर जो है कलेक्ट करती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपको और भी फील्ड क्रॉप मिल जाएगी, कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। फ्रूट ट्री की अगर बात करें तो फ्रूट ट्री में भी सेम है, जैसे मैंगो हो गया, आम, लीची हो गया, जामुन हो गया, एप्पल हो गया। तो इन सब से सेब, इन सब से ये क्या करते हैं, ये सारे जो फ्रूट ट्रीज है जिनसे ये पोलन और नेक्टर कलेक्ट करते हैं। तो ये फ्रूट ट्रीज है कुछ जिनसे ये कलेक्ट करते हैं। अगर अदर प्लांट्स की बात करें तो जैसे यूकलिप्टिस हो गया, इसके अलावा आपका जो शीशम का पेड़ होता है वो हो गया, बबूल हो गया। तो ये सारे क्या है, प्लांट्स हैं जिनसे हनी भी क्या करती है, पोलन या नेक्टर वगैरह जो है वो कलेक्ट करती है। तो बी पास्चरेज की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि वो सारे प्लांट जिनसे हनी बी जो है मकरंद और पोलन या पराग कलेक्ट करती है भोजन के लिए, उन सबको क्या बोलते हैं, बी पास्चरेज बोलते हैं। ये ध्यान रखा जाता है आर्टिफिशियली जब हम इनको पालते हैं तो इस चीज़ का कि जब ऑन सीजन हो, कहने का मतलब सीजनल में, सीजन में क्या होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स आ रहते हैं तब हम बॉक्सेस को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे क्या है फ्लावर नज़दीक हो, ताकि ये जल्दी से जल्दी वापस जो है कलेक्ट करके अपने जो है घरों में आ सके फैमिली में। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 2 से 3 किलोमीटर तक जो हनी बी है वो जाके पोलन वगैरह कलेक्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा जो दूरी होती है वो नहीं रखनी चाहिए, यानी कि इससे अगर ज़्यादा दूरी पर आपके जो है वो एपियरी जो है प्लांट है तो उसको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, क्रॉप्स के एग्जाम्पल याद रखना, कौन कौन सी क्रॉप्स, फ्रूट और प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी पास्चरेज। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं अपने सीजनल मैनेजमेंट की इनके। सीजनल मैनेजमेंट यानी कि मौसम के आधार पे मधुमक्खियों का जो है प्रबंधन करना, इनका मैनेजमेंट करना। मौसम के अनुसार प्रबंधन। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग सीजन में अलग अलग इनको जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है। हनी बी के जो बॉक्सेस होते हैं, सबसे पहले अगर बात करें बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु की, तो इस ऋतु में क्या होता है, जब प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग सीजन होता है, प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है इस समय। यानी कि इस समय क्या होता है, सभी प्रकार के मोस्टली जो है 80-90% जो है प्लांट्स होते हैं, उन सभी में क्या होता है, इसी दौरान क्या होते हैं, फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि फ्लावर आने के स्टार्ट होने के साथ साथ ही हनी बी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये जल्दी जल्दी क्या करती है, भोजन को कलेक्ट करती है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो सारे फ्लावर से क्या करती है, नज़दीक में ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है, इनको कलेक्ट करती है और जल्दी जल्दी हनी भी प्रोड्यूस करती है। प्लस क्या होती है, इनकी संख्या जो होती है, संख्या जो होती है
वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, संख्या जो होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है बहुत जल्दी जल्दी। और साथ में क्या होता है, हनी या बात करें शहद जो है वो बहुत ज़्यादा बनाती है। तो इनको अब इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इनको आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनका मैनेजमेंट हमें किस प्रकार करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑन सीजन है बहुत ज़्यादा अगर उनको फूड जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है आसानी से, तो ये क्या करेंगे कि ज़्यादा हनी बनाएंगे, ज़्यादा संख्या में होंगे। तो इस दौरान क्या होगा, अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर स्पेस जो है, यानी कि एक फैमिली के अंदर बॉक्स के अंदर स्पेस जो है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्पेस कम होगा तो क्या होगा, ये हनी भी क्या करेगी, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्वार्मिंग, तो इनमें क्या होता है स्वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इससे क्या होगा, स्वार्मिंग क्या होता है मैंने कल ही आपको बताया था, किसी को नहीं पता तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। देखिए स्वार्मिंग क्या होती है, जब स्पेस कम हो जाए तो क्या होगा, संख्या ज़्यादा है, इस दौरान क्या करती है, जो पुरानी हनी बी की जो क्वीन होती है वो क्या करती है, कुछ सदस्यों को लेके वहाँ से उस बॉक्स से चली जाती है कहीं दूसरी जगह पे, और वहाँ पे क्या होता है एक नई रानी जन्म लेती है जो उस बॉक्स को हैंडल करती है। तो स्वार्मिंग रोकने के लिए हमें, क्योंकि इससे हमें अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है, तो इससे रोकने के लिए क्या करते हैं, समय समय पे बॉक्स जो है उनको चेंज करते रहते हैं, यानी कि उनको बढ़ाते रहते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर क्या होता है 10 फ्रेम्स होते हैं, 10 फ्रेम्स होते हैं। अब ये 10 फ्रेम अगर सीज़न की बात करें तो ये जल्दी जल्दी क्या है भर जाते हैं पूरी तरह हनी से। तो हम क्या करते हैं, इन 10 में से 2 फ्रेम निकाल के किसी खाली जो एम्प्टी बॉक्स है, खाली बॉक्स जो होता है उसके अंदर रख देते हैं, और उसके जो 2 बॉक्स होंगे, 2 फ्रेम होंगे खाली, वो इसके अंदर रख देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो 8 फ्रेम भरे हुए हैं उनसे हनी बी क्या करेगी, इन 2 को दोबारा से फिल कर देगी, और वो जो एम्प्टी वाले जिसके अंदर हमने 2 रखे हैं वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको ग्रो करते रहेंगे। इस प्रकार क्या है, हम इस सीज़न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बॉक्सेस को बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है ऋतु होती है ये। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें स्वार्मिंग को मैनेजमेंट करना है इस दौरान। फिर क्या होता है, जो फ्रेम हैं, फ्रेम्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, किससे, शहद से। तो हम क्या करते हैं, समय समय पे इसको शहद को निकाल लेते हैं, शहद को निकालते रहना चाहिए, ताकि क्या है इनको वापस से उसको नई मोम सीड से क्या करेंगे, इसको दोबारा से रिप्लेस कर देंगे, ताकि वो हनी भी जो है इसके ऊपर रह के और जल्दी से जल्दी अपना दोबारा से जो है शहद कलेक्ट कर सकती हो। नॉर्मली देखिए अगर इस सीज़न की बात करें तो हनी भी जो है 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर आप 10 से 15 किलोग्राम तक जो है पर फैमिली से क्या है शहद कलेक्ट कर सकते हो इस सीज़न के दौरान, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सीज़न की बात करते हैं। ये तो हो गया बसंत ऋतु की बात। इसमें बस मेन यही ध्यान रखना है कि प्रॉपर इनको मैनेज करते रहना है, चेंज करते रहना है। सेकंड अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि समर सीजन की, समर सीजन की अगर बात करेंगे तो देखिए इस दौरान क्या होता है, एक तो जो इनका पास्चुरेज जो है, चारागाह है, वहाँ पे क्या है फ्लावर वगैरह कम हो जाएंगे, प्लांट में फ्लावर वगैरह कम होंगे, प्लस क्या होता है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो इससे क्या होगा कि जब फ्लावर वगैरह कम बनेंगे तो इनसे ये हनी वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते, पोलन और जो नेक्टर वगैरह है। तो उस दौरान क्या करते हैं, हमें आर्टिफिशियली इनको फूड प्रोवाइड करवाना पड़ता है। टेम्परेचर देखिए अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हमें देखते हैं कि 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव चला जाता है टेम्परेचर, और हनी बी के लिए अगर देखा जाए तो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर ये बेस्ट रहता है। वैसे तो हनी बी अपने आप इसको मैनेज कर लेती है टेम्परेचर को कम, मैंने कल बताया भी था कैसे करती है। तो अगर इसको कम कर लेगी
तब तो क्या, लेकिन इसमें एनर्जी तो वेस्ट हो रही है उसकी ग्रीष्म ऋतु में। तो ये क्या करते हैं, सेकंड क्या होता है, जो पास्चुरेज है वो ख़त्म हो गया, अब इनको फ्लावर वगैरह से नेक्टर वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करती है, इन्होंने पहले से जो शहद बना रखा है खुद ने, ये उसी को फीड करना स्टार्ट कर देती है ना। जो इन्होंने सेल्फ पहले से ही बना रखा है उसी को फीड करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे क्या होगा, एक तो ना तो इनकी संख्या बढ़ेगी ज़्यादा, है ना, क्योंकि ऑफ सीजन है, प्लस जो शहद हनी कलेक्ट किया है उसकी दर भी कम हो जाएगी, प्लस इवन हम कहें तो लॉस होने लग जाता है। इस दौरान हम क्या करते हैं कि एक कोई भी चौड़े मुंह वाली बोतल लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं 100 ml चीनी को, 100 ml चीनी जो होती है उसको 200 ml पानी के अंदर मिक्स करके 200 ml पानी के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, इसको उबालते हैं। इसको उबाल के क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा बना लेते हैं। अब ये गाढ़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, ये जो चौड़े मुंह वाली बोतल होती है, इस प्रकार की बोतल होती है, तो इस बोतल में ही मैंने उल्टी बनाई है, बताऊंगा क्यों। तो इसको उबाल के इसके अंदर भर देते हैं। इसके अंदर भरने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हनी बी के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर उल्टी लटका देते हैं किसी रस्सी की सहायता से, और यहाँ पे क्या करते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, इसके कपड़े का ढक्कन लगा देते हैं और इसको अच्छी तरह रस्सी से बांध देते हैं। तो हनी बी क्या करेगी, वो इस यहाँ से क्या करेगी, जो है इस शहद को लेती रहेगी और अपना जो बाकी सदस्य है उनको मैनेजमेंट करती रहेगी, उनको फूड प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो ये कुछ टाइम तक का जो समर सीज़न होता है इसको हमें इस प्रकार से मैनेज करना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर बात करें शीतकाल की, तो इस दौरान क्या होता है, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अलग सिस्टम होता है और मैदानी भागों में अलग होता है। देखिए कैसे, पहाड़ी जो भाग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इस दौरान इक्वल होता है जो मौसम होता है किस ऋतु के अकॉर्डिंग, बसंत ऋतु के हिसाब से। यानी कि जैसा बसंत ऋतु में है वैसा ही क्या होता है यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में होता है, तो शीतकाल में, यानी कि प्रॉपर फ्लावर मिलेंगे और अच्छी तरीके से फूड जो है वो उपलब्ध रहता है, यानी कि आपको नेक्टर भी मिलते रहेंगे, पोलन भी मिलता रहेगा, पोलन और नेक्टर दोनों ही। लेकिन जो नॉर्मल नीचे का जो मैदानी भाग होता है, मैदानी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, इस समय क्या होता है, जैसे ही शीत ऋतु आनी स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हनी बी जो है वो इसका प्रोडक्शन करना कम कर देगी। प्रोडक्शन करना कम होगा तो सेम जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही इसमें क्या करते हैं, इसको समय समय पे इनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फूड जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इस दौरान मैदानी भागों में क्या है, आर्टिफिशियल हमें फूड जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ता है ताकि ये अच्छे से अपने जो एपियरी है उसको, फैमिली जो है उसको चला सके। नेक्स्ट देखिए फिर है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म काल हो गया, शीतकाल हो गया, वर्षा ऋतु। यानी कि जो रेनफेड सीजन होता है, रेनफेड सीजन के दौरान क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा या मूसलाधार बारिश हो रही हो उस समय क्या होता है, जो हनी बी है वो फॉरेजिंग के लिए यानी कि चारा कलेक्ट करने के लिए बाहर नहीं जा पाती है, प्रॉपर उड़ान नहीं भर पाती है। उस वजह से क्या होता है कि इनमें भी इस दौरान भी हमें क्या है, इनको आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इस दौरान अगर मान लीजिए बारिश कम हो तो उस दौरान क्या है, ये दिन में जब भी बारिश कम हो उस समय जाके फूड को कलेक्ट कर लेती है। लेकिन अगर जहाँ बारिश वाला जो है जोन है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें इनमें आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करवाना पड़ता है। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी वैसे जो है
शुगर जो होती है उसको पानी के साथ मिक्स करके घोल बना के और जो है इसके अंदर रख देते हैं। तो वर्षा ऋतु के अंदर भी यह ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ वर्षा ऋतु में क्या होता है, बहुत सारे हनी बी के जो पेस्ट होते हैं, यानी कि इसके ऊपर लगने वाले जो पेस्ट है, इसके एनिमी जो है, इसके दुश्मन हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, एक तो इस दौरान क्या होता है, जो वैक्स मोथ होता है हनी बी के ऊपर लगता है, ये वैक्स मोथ जो होता है ये क्या करता है, हनी बी के जो फ्रेम्स होते हैं उसमें जो वैक्स लगी रहती है, ये मोथ क्या करता है, उस वैक्स को खा जाता है और उसके अंदर क्या करता है, इस प्रकार से गैलरीज बना देता है, गैलरीज बना देता है। प्लस क्या होता है, हनी बी के जो ग्रब्स वगैरह होते हैं उनको ये फीड करता रहता है। तो इस दौरान क्या होगा, हमें भारी नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि वैक्स मोथ से बचाव के लिए क्या करते हैं, समय समय पर थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, हम बॉक्स की प्रॉपर सफाई करते रहते हैं, है ना। सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, ताकि इसके, क्योंकि जो फर्श जो होता है बॉक्स का, उसके ऊपर इस वैक्स मोथ के क्या एग्स वगैरह पड़े रहते हैं, कॉर्नर वगैरह में जो दिए जाते हैं। फिर इनको अगर प्रॉपर सफाई करेंगे तो इनको बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा इसी दौरान क्या है, चींटियाँ भी लग जाती है, एंड्स। तो इनके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है, बॉक्स का जो नीचे वाला स्टैंड होता है, बॉक्स का जो स्टैंड होता है उसके नीचे क्या करते हैं, चारों कॉर्नर पे कटोरी वगैरह में पानी भर के रख देते हैं, ताकि क्या होगा, इस प्रकार क्या है, इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर जो है फ्रेम है वो रखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो है एंड्स अगर इंटर होगी तो भी वो ऊपर नहीं जा पाती है इसकी वजह से। तो इस प्रकार से जो है हमें इस दौरान, यानी कि जो रेनफेड जो सीज़न होता है उस दौरान हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई पेस्ट वगैरह ना लगे। इसके साथ साथ बहुत सारे वेस्प होते हैं, वो भी इस दौरान लग जाते हैं। तो इनका मैनेजमेंट जो है करते हैं और समय समय पर जब बॉक्स को खाली करते हैं उस दौरान इसको अच्छे से केमिकल वगैरह से धो के साफ़ कर लिया जाता है। तो ये वर्षा ऋतु होगी। अब इसके बाद बात करें अगर शरद ऋतु की, शरद ऋतु की। अब आप कहोगे सर शीतकाल और शरद ऋतु दोनों में डिफरेंस ये है कि शीतकाल होता है जब आने वाला टाइम होता है, जब स्टार्ट होती है सर्दी आनी, और शरद ऋतु में क्या होता है, पूरी तरीके से, यानी कि जो नवंबर से लेके लगभग मार्च वाला जो पीरियड होता है, फरवरी मार्च तक, है ना, इस दौरान क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ICAR की रिसर्च के अनुसार अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हनी भी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो बंद कर देती है। प्लस क्या होता है, ये क्या करती है, अपने जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी फैमिली के अंदर ये क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। अब हीट को प्रोड्यूस करेगी तो उसमें भी क्या होता है, एनर्जी लगेगी, एनर्जी वेस्ट होती है, उसके अंदर भी ऊर्जा लगती है। तो इस दौरान क्या होता है, सर्द ऋतु के दौरान भी हमें इनको प्रॉपर तरीके से फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना पड़ता है आर्टिफिशियल तौर पे। अगर इनको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है इनकी संख्या कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ये मरने लगेगी, या हो सकता है इस दौरान ये क्या कर जाए, वहाँ से जो है माइग्रेट होने लग जाए। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। तो ये एक जगह से हो सकता है दूसरी जगह चली जाए, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो उस दौरान क्या करते हैं, ये जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स के ऊपर जो है नम करके पट्टी वगैरह डाल देते हैं। प्लस इसको क्या करते हैं, छाया वाले जगह पे, छायादार जो वृक्ष होते हैं, छायादार जगह जो होती है वहाँ पे इसके बॉक्सेस को रखा जाता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो ये सारे सीजन्स हैं जिनके अंदर जो है हनी बी के हमें ध्यान रखना है कि उनको कैसे कैसे मैनेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं फोरेजिंग की। फोरेजिंग जिसको बोलते हैं चारीकरण। चारीकरण क्या होता है, वर्कर बी द्वारा, जो वर्कर बी होती है, वर्कर बी द्वारा
क्या होता है, भोजन को कलेक्ट करना, वर्कर बी द्वारा बॉक्स से जाके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे भोजन का पता लगाना और उसको लेके आना बॉक्स तक, ये जो काम होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोरेजिंग। ये किसके द्वारा किया जाता है, वर्कर बी के द्वारा किया जाता है। और वर्कर बी जब एज में 15 डेज के लगभग हो जाए, 15 दिन की जब एज होती है तब ये क्या है, फोरेजिंग स्टार्ट कर देती है। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं इनके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये दो ग्रुप में बटे होते हैं। इनमें से कुछ सदस्य जो करते हैं, क्या करते हैं, जाके पता करते हैं फूड सोर्स का पता करते हैं कि कहाँ पे जो है फूड अवेलेबल है। उसके बाद ये आके बाकी जो बीज होती है उनको जो है बताती है, उनको कम्युनिकेट करती है कि भोजन कहाँ पे है और उसको कैसे लेके आना है। तो उसके बाद जो बाकी बची हुए वर्कर बीज है वो वहाँ पे जाके और वहाँ से फूड वगैरह कलेक्ट करके लेके आती है। फॉरेजिंग की देखिए अगर बात करें तो एक हनी बी जो है, एक वर्कर बी जो है वो अपने वेट का लगभग 50 to 70% तक जो है फूड कलेक्ट कर सकती है। पोलन और नेक्टर वगैरह 50 to 70% तक फूड जो है वो कलेक्ट कर सकती है एक बी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक नॉर्मल फ्लावर पे, एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि एक नॉर्मल फ्लावर पे, एक सिंगल फ्लावर पे एक वर्कर बी पोलन कलेक्ट करने के लिए लगभग 9 सेकंड तक रुकती है एक फ्लावर के ऊपर, और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए लगभग 7 सेकंड, और दोनों को कलेक्ट करने के लिए लगभग 10 से 12 सेकंड तक एक फ्लावर के ऊपर जो है ये रुकती है। फिर यहाँ से कलेक्ट करने के बाद अब देखा जाए तो एक बी जो है वो लगभग 8 मिलीग्राम तक जो है फूड एक बार में कलेक्ट करके लेके जा सकती है, और इसके लिए उसे लगभग 20 से 22 मिनट का जो है समय लगता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, वापस से जो है अपने घरों में जाती है, फैमिली में जाती है, और जाके बॉक्स के अंदर इनको जो है जमा करती है। फिर उसमें जाके बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं जैसे क्वीन होगी, ड्रोन्स वगैरह होगी, उनको भी ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेजिंग के दौरान ये जो कम्युनिकेशन करती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपने कि कम्युनिकेशन कैसे होता है इनके अंदर। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो देखिए हनी बी के अंदर एक बी जो है वो दूसरों को किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है उसके बारे में दिया गया। सबसे पहले तो देखिए जो वर्कर बी जो होती है उसके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी कि उदर का जो लास्ट खंड होता है उस सेगमेंट में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि क्या करती है, एक सेंट ग्लैंड होती है मानिए, जो क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इस खुशबू की वजह से क्या होता है, बाकी जो यानी कि ये किस में काम देती है, एक फैमिली जो है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो वो इसी की वजह से होती है, इस ग्लैंड की वजह से। यानी कि हनी बी की जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी आप बॉक्स देखोगे, हर बॉक्स में क्या होता है, एक अलग ही टाइप की क्या होती है, गंध होती है, स्मेल होती है। अब ये केमिकली देखा जाए, केमिकली तो ये सेम ही होती है, केमिकली ये सेम होती है, लेकिन ये बाद में स्पीसीज़ क्या जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस जहाँ से ये नेक्टर और पोलन वगैरह कलेक्ट करते हैं उसके आधार पे क्या होता है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है कि एक फैमिली की जो बीज है या जितने भी सदस्य हैं वो कभी भी दूसरी जो फैमिली होती है उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इसको एंटर नहीं होने देते एक विशेष प्रकार की गंध की वजह से। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी जब क्वीन को ट्रांसफ़र करना हो, यानी कि कई बार क्वीन मर जाती है, उसके बाद किसी बॉक्स में दोबारा से कोई क्वीन डालनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको क्वीन जो केज होता है,
क्वीन केज के अंदर उसको रख के और फिर कुछ दिन के लिए इसको केज में रखते हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो पूरे जो फैमिली है उसके साथ मिक्स हो जाए पूरे बॉक्स के साथ, फिर इसको अलग से निकाल के छोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गया कि एक जो बी है वो दूसरे बी को एंटर नहीं होने देती। अब कम्युनिकेशन में ये देखिए क्या करती है, ये एक विशेष प्रकार का डांस करती है, ठीक है। हनी बी क्या करती है, एक विशेष प्रकार का डांस करती है। एक साइंटिस्ट थे कार्ल फॉन फ्रीस, जिन्होंने सबसे पहले क्या है हनी बी के इस डांस के बारे में खोज की थी। अब डांस देखिए इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो होता है राउंड डांस, राउंड डांस गोल नृत्य। अब इसमें देखिए क्या होता है डांस में, हनी बी जो होती है वो, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसका मतलब होता है कि जो फूड सोर्स है, भोजन का जो स्रोत है वो 50 मीटर से कम की दूरी पर है। यानी कि जब भी वर्कर बीज जो है गोल नृत्य करती है यानी कि राउंड डांस जब करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि फूड सोर्स जो है वो 50 मीटर से कम की दूरी पर है। मान लीजिए ये बॉक्स है हनी बी का, ये हनी बी का बॉक्स है और हनी बी को अब इनको जो वर्कर बी है ये सबसे पहले फूड सोर्स का पता करके आती है, और जब इन्हें लगता है कि फूड सोर्स जो है वो नज़दीक है 50 मीटर से कम की दूरी पर है, तब ये क्या करती है वर्कर बी, यहाँ इस बॉक्स के आसपास क्या करती है, ये राउंड डांस करती है। कैसे देखिए, तो यहाँ पे ये क्या करती है, राउंड डांस करती है। राउंड डांस कैसे, इस प्रकार से स्टार्ट करेगी, यहाँ तक इस प्रकार डांस करेगी, यहाँ आने के बाद फिर वापस यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक इस प्रकार से क्या करती है, ये राउंड डांस करती है हनी बी जो होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50 जो है कि 50 मीटर से जो है वो कम की दूरी पर भोजन है। अब ये दिशा का कैसे निर्धारण करते हैं, देखिए बॉक्स की जो साइड है, अगर इस साइड इस प्रकार से ये राउंड डांस करती है, एक बार यहाँ तक कंप्लीट करेगी फिर वापस इधर से स्टार्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या है, फूड जो है वो इस दिशा में है। अगर इस साइड कर रहा है तो इसका मतलब इस दिशा में है। ये तो हो गया राउंड डांस। अब देखिए सेकंड जो डांस होता है वो होता है वैगटेल डांस। वैगटेल डांस, वैगटेल डांस में इसका मतलब क्या होता है कि फूड सोर्स जो है वो 50 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। यानी कि फूड सोर्स जो है वो 50 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। तो इसके दौरान जो डांस होता है वो देखिए किस प्रकार होता है कि इसमें क्या करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 8 होता है, इस 8 के अकॉर्डिंग ये डांस करती है और ये दिशा को भी साथ साथ में निर्धारण करती है। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए मैप की बात करें तो ये नॉर्थ साइड होगी, है ना, ये ईस्ट वेस्ट और ये साउथ। तो बॉक्स के बाद ये क्या करती है, देखिए वैगटेल डांस में क्या होता है, ये पहले तो सीधी इस प्रकार से, सीधी जो है एक सीक्वेंस में इस प्रकार जाएगी, यानी कि एक जो है इस प्रकार से एक सीधी रेखा में, हालांकि बिल्कुल सीधी नहीं होती क्योंकि इसका जो थोरेक्स होता है और प्लस विंग्स होता है उसकी वजह से ये पूरी बॉडी को मूवमेंट करते हुए जाती है, यहाँ तक आएगी। इसके बाद ये इस प्रकार से घूमती हुई यहाँ तक आएगी, फिर वापस यहाँ से इस प्रकार से करेगी रिपीट इसको, और फिर इस साइड डांस करेगी इस प्रकार, है ना। तो इसको बोलते हैं वैगटेल डांस। ये क्या है, चपटा 8 जो होता है इंग्लिश का उस प्रकार से रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है। अब ये दिशा का निर्धारण देखिए कैसे करती है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट जो इसकी मूवमेंट होती है वो इस दौरान इस दिशा में हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फूड जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है ना, कि फूड जो है वो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। मान लीजिए यही अगर मूवमेंट जो है वो इस दिशा में हो, सीधा मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से ये मूवमेंट कर रही हो नीचे की साइड में, फिर यहाँ से इस प्रकार मूवमेंट करेगी और फिर वापस इसको रिपीट करेगी और फिर इस तरह से दूसरी तरफ से घूम के। तो इसका मतलब क्या हो गया, फूड जो है वो कौन सी दिशा में है, साउथ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कम्युनिकेट करती है एक दूसरे को, जिससे पता चलता है कि भोजन जो है वो किस दिशा में है।
प्लस इसकी जो स्पीड होती है, यानी कि इसकी मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो स्पीड डिसाइड करती है कि उन्हें किस जो है स्पीड से जाना है। मान लीजिए भोजन 2 या 3 किलोमीटर दूर है, तो इस दौरान क्या है, ये जितनी जल्दी से यहाँ मूवमेंट करेगी उससे बाकी जो बीज होती है वो समझ जाती है कि उन्हें कितनी दूरी पर जाना है और कितना फूड जो है अपने साथ कलेक्ट करके या रिजर्व करके लेके जाना है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर तक अगर जाना है तो क्या करेगी, ये पहले से इन्होंने जो कलेक्ट कर रखा है हनी वगैरह उनको अपने साथ लेके जाएगी ताकि अपना फूड जो है उससे प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये जो है हनी बी के अंदर 2 तरीके का डांस होता है या बात करें कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।